जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे फंडामेंटल राइट्स, है ना फ्रेंड्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, इसको मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना। किसी भी एग्जाम्स के लिए फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस अपने पास किताब खोल के रखिए, फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से हमें स्टडी करना है ना। अगर आपके पास ये किताब होगा ना फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन, ये वाली किताब खोल के रखिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास 6th एडिशन होगा ना तो भी चल जाएंगे, बस अपने पास हमेशा किताब खोल के होना चाहिए ना। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या क्या है वो हम एक एक करके समझेंगे ना फ्रेंड्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाना, वीडियो है ना अपलोड करने में। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो और जीएस पढ़ना चाहते हो, मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई होप आपने किताब आगे खोल के रखा होगा ना। अगर नहीं भी होगा ना तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक रखना है इस चैप्टर को, यानी फंडामेंटल राइट्स को हमें एक एक करके अच्छे से समझना है ना। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में है, पार्ट नंबर 3। और आर्टिकल जो है ना ये आते हैं 12 to 35, ये आप याद रखिए, 12 to 35 आर्टिकल, पार्ट नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल ऑफ राइट्स है ना। जैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स है ना, बिल ऑफ राइट्स, ये आप याद रखिए। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है? 1215 में है ना, 1215 में इंग्लैंड के अंदर एक किंग हुआ करता था, किंग जॉन है ना। अब ये किंग जॉन के ज़माने में क्या हुआ ना फ्रेंड्स, फर्स्ट है ना, हम बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम लोगों को है ना काइंड ऑफ एक फंडामेंटल राइट्स दे दिया ना, इसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा है ना। अब ये किंग जॉन क्या करता था कि वो मतलब आप खुद समझ सकते हो, जो है ना बड़े बड़े राजा क्या करते हैं, लोगों के ऊपर हैवीली टैक्स इम्पोज करते हैं, तो लोगों को मतलब दबा के रखते हैं ना। अब ये किंग जॉन के ज़माने में है ना 1215 के टाइम पे ना पहली बार एक काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट दे दी, इसीलिए कहते हैं इसको मैग्ना कार्टा। दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा मैग्ना कार्टा कौन है? फंडामेंटल राइट्स, जो पहली बार लोगों को दे दी गई है ना। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, ये जस्टिसिएबल है। अगर आप के फंडामेंटल्स वायलेट हो रहा है तो आप जाके कोर्ट में है ना रिट्स इशू कर सकते हैं। वो हम आगे जाके एक एक करके डिस्कस करेंगे ना फ्रेंड्स। जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, ये इंडिया का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है, ये मोर इलॉबरेट देन दोज फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूएस। अब जो है ना हमारा फंडामेंटल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा मोर इलॉबरेट है दुनिया के किसी भी कंट्री के इंक्लूडिंग द यूएस। जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स है ना, उससे भी ज़्यादा हमारा क्या है, मोर इलॉबरेट है हमारे फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 12 to 35 है ना। अब जो ये फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, ये प्रोमोट करते हैं आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर क्या आते हैं कि भाई कोई अथॉरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। दैट मीन्स अगर आपके राइट्स को लेके स्टेट आपके राइट्स के अंदर इन्वेजन कर रहे हो ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना। या कोई टायरेनी एंड डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री, कोई ऊपर है ना कानून के ऊपर कोई नहीं होता है ना, सब फंडामेंटल राइट हर किसी को क्या है, अपना अपना हक है ना। अगर कोई आपसे मतलब आपके कानून के ऊपर से जा रहा है ना, तो आपका क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है ना। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट हमें क्या देते हैं, आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कि भाई कानून के ऊपर है ना कोई नहीं है, हर किसी को क्या है, कानून के बराबर है ना। दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑफ द टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉस ऑफ द लेजिस्लेचर, कि भाई जो लोग कानून बनाते हैं ना, जैसे मान के चलो फंडामेंटल राइट्स को लेके, आपके किसी भी चीज़ की राइट्स को लेके आपके ना फंडामेंटल राइट जो आपको दिए हुए हैं हमारे संविधान के अंदर है ना, किसी भी आपके फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो इस वायलेट को लेके कोई रूल्स नहीं बनेंगे ना। लेजिस्लेचर जैसे कि हमारे पार्लियामेंट कोई रूल्स बनाते हैं, तो किसी के फंडामेंटल, हर किसी के फंडामेंटल राइट्स को क्या करते हैं, ध्यान में रखते हुए कानून बनाते हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स वायलेट हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये
आर्बिट्रेरी लॉस ऑफ द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर के लॉस है ना बनाते हैं, कानून नियम बनाते हैं, उसको जब नियम को बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपके फंडामेंटल राइट्स को हमेशा क्या करते हैं, ध्यान में रखते हुए बनाते हैं ना। इन शॉर्ट इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट ऑफ लॉस एंड नॉट ऑफ मैन, कि ये हमारे कानून में ना गवर्नमेंट ऑफ लॉस है ना, जो कानून बनते हैं ना वो सारे मतलब लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, और नॉट ऑफ मैन, किसी मतलब एक आदमी के है ना, हर कोई मतलब क्या है फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग सब बराबर है ना। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो। अब जो है ना फ्रेंड इसके बाद क्या है, देखिए जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, ये हमारे संविधान के अंदर गारंटीड है एंड प्रोटेक्टेड है, संविधान के अंदर है ना। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। अब फंडामेंटल जो है ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल आल्सो इन द सेंस दैट दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट है ना। जो फंडामेंटल आपको दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम सबको है, ये आपके पूरे है ना, आपके पूरे ऑल राउंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए दे के रखा है। जैसे मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल ऑफ द इंडिविजुअल्स है ना, किसी इंसान के मटीरियल को लेके, इंटेलेक्चुअल को लेके, मोरल को लेके, आपके स्पिरिचुअल को लेके, आपके ऑल राउंड डेवलपमेंट को कौन देते हैं, फंडामेंटल राइट्स। अब ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 आर्टिकल्स हैं ना, 7 फंडामेंटल राइट्स है। एक आर्टिकल फंडामेंटल राइट को डिलीट किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 है ना। इसमें क्या डिलीट हुआ था, आर्टिकल नंबर 31 है ना, जो राइट टू प्रॉपर्टी है। रेस्ट क्या है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमें एक एक करके फिर बाद में डिस्कस करना है ना, 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29, 30। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना फ्रेंड्स, इसको डिलीट किया है 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1970। आप 78 ये आप याद रखें, क्योंकि एग्जाम्स, छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं ना। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर आपका कोई मतलब फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है ना, तो आप जाके कोर्ट में रिट्स इशू कर सकते हो। क्या क्या है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जो आर्टिकल नंबर 32 है ना। इसमें यही लिखा है कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना, उस एक्ट में क्या बोला कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना फ्रेंड्स, इसको डिलीट की गई है ना, इसको क्या बना दिया, एक लीगल राइट है ना। अब फंडामेंटल राइट से ख़त्म करके किस में डाल दिया, लीगल राइट में, एंड आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया ना। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, आप एक लीगल राइट है, और किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल नंबर 300A पार्ट नंबर 12 है ना, पार्ट नंबर 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आज के टाइम पे कितने फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ना फ्रेंड्स। ये हुआ आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब इसके क्या क्या फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स के, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स क्या है ना, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स while others are available all person whether citizen, foreigners और legal person like corporation और companies। अब बहुत सारे फंडामेंटल्स क्या है ना, जो हमें है ना भारत के नागरिकों के लिए ही है खाली है ना, उसके बाहर नहीं है। अब ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो हर किसी के लिए, जैसे कोई बाहर के बड़े बड़े कॉरपोरेशन, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो लोग यहाँ हमारे कंट्री के अंदर हैं, उनके लिए भी है। वो क्या क्या है वो हम आगे जाके एक एक के डिस्कस करेंगे। ये हुआ पहला पॉइंट, फीचर्स है इसके। दैट मीन्स पहला फीचर क्या है कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है ना, मेजर फंडामेंटल राइट्स जो भारत के नागरिकों के लिए ही है ना। अब ऐसे भी है फंडामेंटल राइट जो बाहर से जो आ रहे हैं, एनिमी एलियंस नहीं, जो हमने एलियंस और सिटीजन्स और एलियन सिटीजनशिप के वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना। अब बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे लिए हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, उनके लिए वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। बट जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लोग जो इंडिया में है ना, उनके लिए भी है। वो क्या क्या है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, जो फंडामेंटल राइट जो है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है, बट ये क्या है, क्वालिफाइड है। अब इसका क्या मतलब हुआ, एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। अब है ना फ्रेंड्स, जैसे आप मान के चलो कोई आदमी है, वो लाखों करोड़ों में ना, अब वो बोलेंगे कि भाई मैं किसी शेड्यूल ट्राइब के एरिया में जाके मैं अपना बिल्डिंग घर वर बनाऊँगा। मान के चलो अब फॉरेस्टेड एरिया में ना, अब उसको एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ जाके वो राइट टू मतलब हम भारत के किसी भी कोने में जाके बस सकते हैं, बट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है ना। जैसे आप मान के चलो कोई फॉरेस्टेड एरिया है, वहाँ जाके आप अपना गाड़ी बंगला मकान नहीं बना सकते ना, वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना। ये हुआ एब्सोल्यूट
नहीं है, बट क्या है, क्वालिफाइड है ना, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। However, whether such restrictions are reasonable or not is to be decided by the court। अब हमारा जो कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई, ये है ना, कोर्ट्स हमारा ये क्या करते हैं, इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को डिसाइड करते हैं ना। फाइनली डिसाइड कौन करते हैं, कोर्ट्स, की भाई ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप दे रहे हो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, वो डिसाइड कौन करेगी, कोर्ट्स है ना। अब इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, एक बैलेंस रहेगी, क्या, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल, है ना, पूरे समाज को लेके और एक इंडिविजुअल के लिबर्टी, फ्रीडम को लेके एक बैलेंस मेंटेन करती है ना। जैसे देखो, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दे रहा है आपको कि आप शेड्यूल ट्राइब के एरियाज़ में आप अपना ये नहीं कर सकते ना, तो इससे क्या होगा, एक सोशल कंट्रोल एंड इंडिविजुअल लिबर्टी, एक इंसान, एक है ना पर्टिकुलर, एक इंडिविजुअल के फ्रीडम और पूरे समाज को लेके एक क्या करते हैं, बैलेंस मेंटेन करती है। आप खुद समझ सकते हो, आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। ये हुआ सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में क्या है ना फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, हाउएवर सम ऑफ देम आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई, कि जो फंडामेंटल राइट्स जो आपको दे रखे हैं ना, फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के अंदर, ये आपको किस से बचा के रखते हैं, आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उस चीज़ को बचाने के लिए दे रखा है फंडामेंटल राइट। और एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसे कि हमने ऊपर बोला कि भाई किसी के पास अगर लाखों करोड़ों रुपए होगा, वो बोलेंगे कि भाई मैं फॉरेस्टेड एरिया में है ना, वहाँ पे अपना मकान बना लूँगा, अपना सब कुछ कर लूँगा, फिर वो वहाँ से क्या होगा, फॉरेस्ट एरिया ख़त्म हो जाएंगे। दैट मीन्स उस प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी है ना वो करने में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। इन दोनों को बचा के रखने में हमारे फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये आप समझ सकते हो। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, some of them are negative in character, that is place limitations on the authority of the state, while others are positive in nature, conferring certain privileges on the person, है ना। अब बहुत सारे फंडामेंटल राइट है ना, ये नेगेटिव इन कैरेक्टर है। अब नेगेटिव इन कैरेक्टर के मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ लिमिटेशंस है ना, कुछ बाउंड्री ड्रॉ करते हैं अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। कोई अगर आप स्टेट यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट या बोलो कि आपके फंडामेंटल राइट को अगर कुछ कहीं से वायलेट हो रहा है ना, इस चीज़ को लिमिटेशन करके रखते हैं, ये हुआ नेगेटिव कैरेक्टर। अब पॉजिटिव कैरेक्टर क्या हुआ कि भाई आपको फंडामेंटल राइट जो ना बहुत सारे प्रिविलेजेस हम सबको दे रखा है फंडामेंटल राइट के अंदर, ये हुआ पॉजिटिव साइड। अगर नेगेटिव साइड से देखेंगे ना, ये किस चीज़ को लिमिटेशन करते हैं, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट की अथॉरिटी से ना। अगर कोई कहीं से गवर्नमेंट है ना, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट आपकी अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो इस चीज़ को लिमिटेशन देते हैं। और पॉजिटिव कैरेक्टर क्या है फंडामेंटल राइट्स का, कि बहुत सारे प्रिविलेजेस देते हैं हम सब लोगों को, किसके अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, हम जो हमारे संविधान के अंदर है। ये है फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, जस्टिसिएबल है। कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं ना, तो आप कोर्ट में जाके रिट्स इशू कर सकते हैं। वो क्या क्या है, वो हम जब आर्टिकल नंबर 32 पढ़ेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वहाँ पे हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे ना। अब जो ये जस्टिसिएबल इन नेचर क्या हुआ कि भाई अगर आपका फंडामेंटल वायलेट हो रहा है ना, तो आप जाके कोर्ट किसी भी कोर्ट में, या मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, रिट्स इशू कर सकते हो कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट यहाँ वायलेट हो रहा है, या ये इसका मतलब क्या हुआ, जस्टिसिएबल इन नेचर। फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो डिफेंड करने वाला भी सुप्रीम कोर्ट है और गारंटीड करने वाले, देने वाले भी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। देर इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है ना, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके मतलब बोल सकते हैं कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट्स यहाँ वायलेट हो रहा है ना। नॉट नेसेसरी बाय वे ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ये देखिए, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स मतलब वायलेट हो रहा है ना, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप हाई कोर्ट में ही जाओ। दैट मीन्स देखिए ये कितना वाइड है ना फ्रेंड्स, इसको हम बोलेंगे कि हर इंसान को ये हक है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं ना, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपना रिट्स इशू कर सकते हैं कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट्स यहाँ वायलेट हो रहा है। ये है 6 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, दे आर नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, जो फंडामेंटल राइट्स है ये परमानेंट भी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, ये कटेल भी कर सकते, ख़त्म भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं कौन, हमारा पार्लियामेंट, ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब दूसरा हुआ ऑर्डिनरी
एक्ट, दूसरा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इन दोनों का फ़र्क जो हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जब हमने पढ़ा था ना फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 3 में, कि भाई आर्टिकल नंबर 3 में है ना कि अगर किसी बाउंड्री का किसी स्टेट का बाउंड्री चेंज करना होगा ना, किसी स्टेट का नेम चेंज करना होगा, ये चीज़ें एक ऑर्डिनरी एक्ट से होता है ना, एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स की किसी चीज़ को रिपील करना है या कटेल करना है ना, इसके लिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना फ्रेंड्स। इसका क्या मतलब हुआ, मगर ये पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं से कुछ इफेक्ट हो ना। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती केस 1973 आया था ना फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या बोला, बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट्स को लेके ऑर्डिनरी है ना, ऑर्डिनरी एक्ट से तो आपको पॉसिबल है ही नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से करना होगा ना फंडामेंटल राइट को रिपील या कटेल, इसके लिए भी क्या चाहिए, आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये है आपके 7th पॉइंट है ना। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है वो आगे पूरा एक चैप्टर से वहाँ पे हमने एक एक करके डिस्कस करना है ना फ्रेंड्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर किस में आया था, केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, ये आप याद रखिए। पॉइंट नंबर 7 क्या है ना फ्रेंड्स, they can be suspended during the operation of national emergency except rights guaranteed by the article 20 and 21। नेशनल इमरजेंसी जब होता है ना फ्रेंड्स, किसी भी टाइप की नेशनल इमरजेंसी या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो है ना, जंग हो, युद्ध होता है ना, तब कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या कोई इंटरनल मैटर्स को लेके जैसे प्रेसिडेंट रूल हो, वो क्या क्या है वो हम पूरा आगे चैप्टर है नेशनल इमरजेंसी के अंदर क्या क्या वो हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे ना। अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, नेशनल इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स हम सबका क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है ना, पूरा ख़त्म नहीं, सस्पेंड हो जाता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये आप याद रखिए, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो जाते हैं ना। फर्दर जो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, जो 6 राइट्स है जो किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर 6 राइट्स है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। वो क्या है वो फिर हमें आगे जाके एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको जो नेक्स्ट जो पेज है ना वहाँ पे आपको लिखा है राइट टू फ्रीडम है ना, इसके अंदर 1 2 3 4 5 है ना, 6 राइट्स है ना, वो इसके अंदर क्या है ना, क्या होते हैं देखिए फ्रेंड्स। फर्दर द 6 राइट्स गारंटीड बाय द आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन and not on the ground of armed rebellion या internal emergency. Sorry, the suspension of fundamental rights during a national emergency is explained in chapter number 16 पे, वहाँ पे जाके हमें अच्छे से पढ़ना है। इसका क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, जो आर्टिकल राइट्स आपको आर्टिकल नंबर 19 के अंदर दे रखा है ना, 6 राइट्स, वो जो है ना फ्रेंड्स ये क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है ओनली कब, जब कोई वार होता है ना या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, कोई बाहर से कुछ मतलब हमारे साथ किसी कंट्री के साथ जंग छिड़ जाते हैं ना फ्रेंड्स, तब जाके ये जो आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 राइट्स है ना, तब जाके वो सस्पेंड हो जाता है। अदरवाइज अगर कोई इंटरनल है ना, हमारे कंट्री की इंटरनल इमरजेंसी होगा ना, जैसे कोई प्रेसिडेंट रूल हुआ, इस टाइम ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना आर्टिकल नंबर 19 पे ये कंटिन्यू रहते हैं। ये कब सस्पेंड हो जाता है, ओनली एक्सटर्नल एग्रेशन, दैट मीन्स अगर कोई वार हो जाता है ना, तब जाके जो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आपके वो 6 राइट्स है ना, तब जाके ये 6 राइट्स क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाता है। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे ना। अब ये हम पूरा चैप्टर नंबर 16 में वहाँ इलोबरेटली लिखा है, एक एक करके हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। ये हुआ पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 क्या है ना फ्रेंड्स, जो आर्टिकल नंबर 31A 31B 31C इसका है जो है ना, इसका जो है ना ये मतलब इसका क्या है कि इसका ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा लिमिट है। अब हो ये जो आर्टिकल नंबर 31 है ना, आपने देखा होगा राइट टू प्रॉपर्टी, ये अभी खाली क्या एक लीगल राइट, वो हम जब वहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 10 जो है ना फ्रेंड्स, देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्मिड फोर्सेस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, जो ITBP के जवान होते हैं, या आप CRPF है ना, आर्मिड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालोगस सर्विसेज कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेट बाय द पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 33। इसका क्या मतलब हुआ, पुलिस फोर्सेस हुआ, आर्मी के फोर्सेस हुआ है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सारे फोर्सेस है ना, इनके लिए रिस्ट्रिक्टेड है और एब्रोगेट या पार्लियामेंट एब्रोगेट भी कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 33 के हिसाब से। जैसे मान के चलो
एक पुलिस वाला होगा ना, फॉर एग्जांपल आप, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना, वो कुछ रिवील कर देंगे ना अपना कुछ, ये पुलिस वाला बोलेंगे कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, तो ये रिवील नहीं कर सकते हैं ना। दैट मीन्स ये रिस्ट्रिक्टेड दे रहा है किसी आर्टिकल के हिसाब से, आर्टिकल नंबर 33 के हिसाब से, और एब्रोगेट भी कर सकते हैं हमारा पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 33 के हिसाब से। आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ फ्रेंड्स, जो कोई पुलिस फोर्सेस होगा, कोई आर्मी के पर्सन होगा ना, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज होगा, या आप मान के चलो कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, उनके अंदर कुछ सीक्रेट होता है ना, वो अगर रिवील करेंगे ना, वो नहीं कर सकते ना। दैट मीन्स इन सारे है ना फोर्सेस को रिस्ट्रिक्टेड है और एब्रोगेट कर सकते हैं हमारा पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 33 के हिसाब से। ये हुआ पॉइंट नंबर 10। अब पॉइंट नंबर 11 क्या है ना फ्रेंड्स, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड है ड्यूरिंग मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। मार्शल लॉ को क्या मतलब हुआ, मिलिट्री रूल, फुल कंप्लीट मिलिट्री रूल। अगर आप एग्जांपल ले सकते हो म्यांमार के अंदर, अभी म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल है ना, आप खुद सोच सकते हो कितना खतरनाक है ना। अब मिलिट्री रूल के अंदर क्या होता है, पूरे फंडामेंटल राइट को क्या है, रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है ना। रिस्ट्रिक्टेड करने का क्या मतलब हुआ, इम्पोज अंडर द एब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। जब किसी भी एब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं ना, तब जाके क्या होता है, मिलिट्री रूल होता है। अब कंप्लीट मिलिट्री रूल के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स उसको रिस्ट्रिक्टेड की जाती है। वो आर्टिकल किसके अंदर आते हैं, आर्टिकल नंबर 34, ये आप याद रखिए। अब जो ये मिलिट्री रूल है ना फ्रेंड्स, ये टोटली डिफरेंट है किससे, इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसीज है ना। नेशनल इमरजेंसी और मिलिट्री रूल में काफ़ी अंतर है। मिलिट्री रूल का मतलब वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे सारा सिस्टम किसके अंदर चले जाते हैं, मिलिट्री रूल के अंदर। ये आप समझ सकते हो। ये आर्टिकल नंबर 34 सॉरी। जो लास्ट पॉइंट है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या है देखिए, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल सेल्फ एग्जीक्यूटरी while few of them can be enforced on the basis of law made for giving effect to them. Such law can be made only by the parliament and not by the state legislature, so that uniformity throughout the country is maintained. Article number 35. That means ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ सेल्फ एग्जीक्यूटरी है और कुछ बनाते भी हमारा कौन, पार्लियामेंट है ना। अब ये खाली पार्लियामेंट ही बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर बनाएंगे ना, जैसे आप मान के चलो कोई स्टेट के लेजिस्लेचर अपने हिसाब से कुछ फंडामेंटल, इससे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाएगा ना। इस चीज़ को नहीं होने के लिए अगर कुछ फंडामेंटल राइट के रिलेटेड कुछ कानून बन रहे हैं ना, वो बना सकता है खाली हमारा कौन, पार्लियामेंट। इससे क्या रहेगा, हमारे देश के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी है ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के लिए ज़रूरी है ना। ये है आर्टिकल नंबर 35। आई होप आपने अच्छे से यहाँ तक समझे होंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है वो आप देखिए। अब ये मत समझिए कि स्टेट एक राज्य के नाम बोला। अब स्टेट के अंदर क्या क्या आते हो आप देखिए। जो स्टेट है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 12 है ना, हमारे स्टेट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जो पार्ट नंबर 3 में है। और पार्ट नंबर 3 में है हमारा फंडामेंटल राइट्स। अब स्टेट के अंदर क्या क्या आते हैं, गवर्नमेंट आते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव है ना, प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स है ना, आपके लोकसभा, राज्यसभा ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट है ना। यूनियन जो भारत सरकार की, जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार आते हैं। उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ना, प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रेसिडेंट, ये सारे किस में आते हैं, स्टेट के अंदर आते हैं। जो दैट मीन्स पूरे भारत सरकार है ना, केंद्र सरकार, सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग, ये सारे किस में आते हैं, हमारे स्टेट के अंदर। पहले पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या आता है ना फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। जो स्टेट्स है ना भारत के अंदर, जितने भी स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर से लेके आप तमिलनाडु तक है ना, जितने भी स्टेट्स आते हैं ना, वो सारे गवर्नमेंट इस स्टेट के अंदर आते हैं। जितने भी एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, स्टेट के अंदर गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर, ये सारे स्टेट के अंदर आते हैं, ऑफ ऑल द स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं। ये हुआ बी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या है ना फ्रेंड्स, ऑल लोकल अथॉरिटीज़, इंक्लूडिंग लोकल अथॉरिटीज़ भी आते हैं किसके अंदर, स्टेट्स के अंदर। दैट इज़ म्यूनिसिपैलिटीज़, आपके शहरों के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ आते हैं ना, ये सारे आते हैं। पंचायत आते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आते हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सारे किसके अंदर आते हैं, स्टेट्स के अंदर है ना। स्टेट के अंदर डेफिनेशन ऑफ स्टेट का आप खुद समझिए क्या क्या आते हैं। ऑल अदर अथॉरिटीज़, अब इसके अंदर क्या अथॉरिटी आती है, जैसे देखिए स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज़। इसके अंदर जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारे है ना एजेंसीज भी किसके अंदर आते हैं, स्टेट के अंदर। क्यों, ये आप देखिए, द स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड इन ए वाइडर सेंस सो एज टू इंक्लूड ऑल इट्स एजेंसीज। जितने भी एजेंसीज हैं ना, वो सारे किसके अंदर आते हैं, स्टेट्स के अंदर।
इट इज़ द एक्शन ऑफ दिस एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज इन ए कोर्ट एज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। क्यों रखा है पता है फ्रेंड्स? अब ये जो सारे एजेंसीज इस स्टेट के अंदर, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर इसलिए रखा है तब जाके कोई एजेंसी आपके फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट कर रहा है ना, आप जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि भाई ये जो एजेंसी, पर्टिकुलर एजेंसी है, मेरा फंडामेंटल राइट क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इसीलिए स्टेट के अंदर ये सारे एजेंसीज को भी क्या किया, इंक्लूड किया। ये आप खुद समझ सकते हो। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से प्राइवेट बॉडी ऑफ द एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, ये जो प्राइवेट एजेंसी जो है ना, ये क्या करते हैं, एक स्टेट की तरह इंस्ट्रूमेंट है ना। जब आप किसी प्राइवेट एजेंसी के अंदर काम करने जाएंगे, वो एक काइंड ऑफ स्टेट हो गया ना। अगर आप वहाँ पे अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं ना, तो फिर आप जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो ना, ऑब्वियसली। विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर किस में आता है, ये 12 में। ये आप खुद समझ सकते हो। ये हुआ डेफिनेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद जो आज का लास्ट टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये है लॉस इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल नंबर 13 में क्या है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 13 में ये है कि डिक्लेयर दैट ऑल द लॉस दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वाइड। आर्टिकल नंबर 13 में क्या लिखा है ना फ्रेंड्स, अगर आप कोई कानून बन के आ रहा है, मान के चलो आप कुछ लॉ आ रहा है, वो अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है ना, तो वो क्या होगा, वाइड होगा ना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। जैसे मान के चलो सरकार एक कानून के लेके आता है, अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो है ना, कुछ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं ना, वो सारे क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। ये है आर्टिकल नंबर 13 के हिसाब से। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब ये किसका डॉक्ट्राइन है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मीन्स आप फिर ये सुप्रीम कोर्ट खुद अपने है ना रिव्यू के हिसाब से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, आप इसको मत लाइए ना। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, दिस पावर हैज़ बीन कन्फर्ड। अब ये किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 32 जो हमें फिर से पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर है ना। अगर आपका वायलेट हो रहा है तो आपको किस बेसिस पे जाके आप रिट्स इशू कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में है आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट में कितने, आर्टिकल नंबर क्या है, 226। ये आप याद रखिए। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल नंबर 32 के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और हाई कोर्ट में कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 226। क्या लिखा है ना फ्रेंड्स, अब ये क्या डिक्लेयर कर रहा है, आर्टिकल 32 और 226 दैट कैन डिक्लेयर ए लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका किसी का भी फंडामेंटल राइट कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है ना, कि वायलेट हो रहा है ना, तो ये क्या कर देंगे, आर्टिकल 32 और 226 अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। ये हुआ आर्टिकल नंबर 13 है ना। आर्टिकल नंबर 13 में इन शॉर्ट ये लिखा है, अब ऐसा कुछ कानून आ रहा है ना जो आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट हो रहा है ना, तो उसको कर देंगे वाइड है ना, या वाइड कर देंगे ना, ख़त्म कर देंगे। अब जो आर्टिकल नंबर 13 में जो लॉ लिखा है ना फ्रेंड्स, लॉ, ये लॉ, अब इसका क्या मतलब हुआ, वो वाले कानून कौन कौन से कानून जो अब कुछ का कानून होगा ना, कोई बना रहा होगा कानून, जो वाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट में लिखा है, कुछ पॉइंट्स में आप ये समझिए। पार्लियामेंट लॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई पार्लियामेंट कुछ कानून को लेके आ रहा है, या कोई किसी भी स्टेट के अंदर कुछ कानून को लेके आ रहा है जो किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं ना, उसको वाइड कर देंगे। ये है पहला पॉइंट। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, कोई ऑर्डिनेंस इशू कर रहा है। ऑर्डिनेंस इशू कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट और स्टेट के अंदर गवर्नर्स। अगर किसी का हो रहा है ना, इसको भी क्या कर देंगे, वाइड कर देंगे। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर लाइक ऑर्डर्स, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशंस। इसके अंदर जो छोटे छोटे हैं ना, इसके बाद के जो जैसे कि हुआ कोई छोटा कुछ डायरेक्टर्स है ना, आप ऐसे समझो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बाद छोटे जो होते हैं ना स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, किसी के भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करना ना, उसको भी क्या कर देंगे, वाइड कर देंगे ना। लाइक बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन के या नोटिफिकेशन के थ्रू आपके फंडामेंटल राइट्स को है ना कुछ गलत हानिकारक होना ना, तब जाके इसको भी क्या कर देंगे, वाइड कर देंगे। ये है आर्टिकल नंबर 13 के हिसाब से। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ दैट इज कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ है ना। नॉन लेजिस्लेटिव कौन हुआ, अब लेजिस्लेटिव के बाद नॉन लेजिस्लेटिव, जो कानून के बाद बहुत सारे नीचे के हैं ना, कुछ आप मान के चलो, कोई जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट के बाद कोई नीचे की कोई डिपार्टमेंट आपके फंडामेंटल राइट को कुछ वायलेट कर रहा है ना, उसको भी क्या कर देंगे, वाइड कर देंगे। ये नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ। जैसे कि पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव होता है जो जहाँ पे कानून बन के आता है। अब नॉन लेजिस्लेटिव, अब जो बहुत सारे
हमारे छोटे छोटे है ना, उसके बाद कोई डायरेक्टर हुआ, कुछ भी हुआ ना, पार्लियामेंट के बाद जो आते हैं, अगर उस वो भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कुछ ये हो रहा है ना, वायलेट कर रहे हैं ना, तब इसको भी क्या कर देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड कर देंगे। ये हुआ आपके कुछ पॉइंट्स है ना। Thus, only the legislation, but any of the above can be challenged in the court as violating of fundamental rights and hence can declare as void, है ना। इसको क्या कर देंगे, void कर देंगे। अगर किसी भी टाइप के है ना, ये जो ऊपर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, पार्लियामेंट, टेम्पोररी ऑर्डिनेंस इशू करना, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई बाई लॉ के थ्रू, रेगुलेशंस के थ्रू, नोटिफिकेशंस के थ्रू आपके फंडामेंटल राइट को वायलेशन हो रहा है ना, या नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, किसी भी टाइप के लॉ अगर आप फंडामेंटल राइट्स हमारा वायलेट हो रहा है ना, इसको कर देंगे आर्टिकल नंबर 13 के हिसाब से क्या, वाइड। ये हुआ आपके कुछ पॉइंट्स। अब है ना फ्रेंड्स, अब इसका मतलब ये नहीं होना कि ये देखिए आप यहाँ लिखा भी है, फर्दर आर्टिकल नंबर 13 डिक्लेयर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ, है ना। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा सरकार करते हैं ना किसी भी आर्टिकल को लेके, वो लॉ नहीं है एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, इसके लिए क्या क्या देखा देखिए। हाउएवर, जो केशवानंद भारती केस हुआ था ना 1973 में, आप उस केस में क्या बोला था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कर सकते हो, बट जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसको आप इफेक्ट नहीं आने देना, है ना। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है उसके लिए अलग चैप्टर है, वहाँ पे जाके हमें अच्छे से डिस्कस करना है ना फ्रेंड्स। अब अगर बेसिक स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या हो, मैंने फिर से बोला, अगर जाके फिर से पूरा टॉपिक है वहाँ से पूरा डिस्कस करना है अच्छे से। अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ इफेक्ट हो रहा है ना, तब जाके इसको क्या कर देंगे, वॉइड कर देंगे ना। इसका क्या मतलब हुआ, आर्टिकल नंबर 368 के हिसाब से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ना। आप कॉन्स्टिट्यूशनल, केशवानंद भारती केस में क्या बोला था कि भाई आप आर्टिकल नंबर 368 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हो, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको आप इफेक्ट नहीं करना है ना। ये है, अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट किया ना, तब जाके ये क्या कर देंगे, आर्टिकल नंबर 13 के हिसाब से वाइड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये हुआ आपके केशवानंद भारती केस के। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, ये टॉपिक है ना मैंने आज तक यहीं पे डिस्कस करूँगा। उसके बाद एक टेबल दे के रखे हैं आपके किताब में ना, जैसे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 to 18 है। अब इसके अंदर 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17, 18 में, उसको क्या करना है ना फ्रेंड्स, आगे जाके पूरा है ना डीपली डिस्कस करना है, एक एक करके वहाँ जाके हम डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल नंबर 14 के अंदर क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के आगे सब बराबर, आर्टिकल नंबर 14। 15 में क्या है ना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप के भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसको लेके, आपके धर्म को लेके, रेस को लेके, कास्ट को लेके, सेक्स को लेके, और प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, ये आर्टिकल नंबर 15। सरकारी नौकरी में सबको बराबर, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल नंबर 16। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया था आर्टिकल नंबर 17 के हिसाब से। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है ना, जैसे एकेडमिक और मिलिट्री में खाली टाइटल रख सकते हो, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर, प्रोफेसर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। या आप मिलिट्री में आप देख सकते हैं कॉलोनियल, ब्रिगेडियर, है ना, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कहीं। खाली मिलिट्री एंड एकेडमिक को लेके एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ख़त्म किया, जैसे महाराजा, महारानी, है ना, ये आर्टिकल नंबर 18 के हिसाब से ख़त्म किया। ये है आर्टिकल नंबर 14 to 18, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 to 22, इसके अंदर क्या है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर जैसे प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ, जैसे स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ये है आर्टिकल नंबर 19। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल नंबर 20। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपके पर्सनल फ्रीडम को लेके, आर्टिकल नंबर 21। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, 6 साल से लेके 14 तक सरकार देती है ना एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल नंबर 21A। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल नंबर 22, ये आपके राइट टू फ्रीडम। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ना फ्रेंड्स, ये है आर्टिकल नंबर 23 to 24। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, है ना, मतलब किसी को आप फोर्स लेबर नहीं कर सकते हो, ये है आर्टिकल नंबर 23। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, है ना, फैक्ट्रीज में बच्चों को नहीं बेचना, ये आर्टिकल नंबर 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24 आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 to 28। फ्रीडम ऑफ कंसेंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ आप रिलीजन कर सकते हो, आर्टिकल नंबर 25। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आपके अपने जो रिलीजियस अफेयर्स है ना उसको मैनेज कर सकते हो, आर्टिकल नंबर 26। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आर्टिकल नंबर 27। फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस
इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल नंबर 28। ये हमें क्या करना है ना फ्रेंड्स, आगे जाके फिर से एक एक करके डिस्कस करना है ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, आप अपना लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हो, स्क्रिप्ट को, कल्चर को, ऑफ माइनॉरिटीज़ के है ना, आर्टिकल नंबर 29। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी माइनॉरिटीज़ अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 30 के हिसाब से। ये हुआ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब जो है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 32, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ जाके हमें फिर से डिस्कस करना है ना। बस खाली यहाँ पे मैं एक रीडिंग कर रहा हूँ है ना, सिंपल से। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो ना। इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ हॉब्स कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सिरिशोरारी एंड कोवारेंटो, आर्टिकल नंबर 32, वहाँ जाके हम फिर से डिस्कस करना है। अब जो है ना फ्रेंड, दूसरा एक टेबल है, वहाँ पे क्या है ना फ्रेंड्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो हम है ना भारत के नागरिकों के लिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। ये फॉरेनर्स के लिए नहीं, खाली यहाँ के है ना इंडियंस के लिए है ना। कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स के लिए है, बट एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, जो भारत के साथ वार में है ना, उनके लिए नहीं, खाली फॉरेनर्स के लिए। उनके क्या क्या है, जैसे आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, 29 एंड 30। ये जो है ना फ्रेंड्स, अब याद रखिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 एंड 30, ये खाली किन के लिए है, हमारे सिटीजन्स के लिए ना, भारत के नागरिकों के लिए। अब रेस्ट क्या है, आर्टिकल नंबर 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्ट तो मिलना चाहिए ना, कोई बाहर से कुछ घूमने आ रहा है उसको प्रोटेक्ट देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आर्टिकल नंबर 14 के अंदर ये फॉरेनर्स के लिए है, बट ये एनिमी एलियंस के लिए नहीं, जो भारत के साथ युद्ध करते हैं ना। प्रोटेक्शन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, आर्टिकल नंबर 20, ये हमें फिर से हमें डिस्कस करना है ना। आर्टिकल नंबर 20 फॉरेनर्स के लिए भी है, 21 भी है, पर्सनल लिबर्टी, 21A भी है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कोई किसी को पकड़ते हैं ना, उसके लिए भी फंडामेंटल राइट है 22 के अंदर, वो फॉरेनर्स के लिए भी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर हो रहा है, किसी को पकड़ के प्रोस्टिट्यूशन के अंदर डाल रहे हैं ना, वो भी एक फंडामेंटल क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स है, ये फॉरेनर्स के लिए भी है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज में भेजना, ये फॉरेनर्स के लिए भी है 24 आर्टिकल। फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन, ये फॉरेनर्स के लिए भी है 25 आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स 26, ये फॉरेनर्स के लिए भी है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आर्टिकल नंबर 27, ये फॉरेनर्स के लिए भी है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना, आर्टिकल नंबर 20 है, जो हम आगे फिर से आगे जाके एक एक करके डिस्कस करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।